नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। किरण रिजिजू का आरोप, स्पीकर के चैम्बर में हुआ हंगामा, स्पीकर से गाली गलौज का दावा, बोले प्रियंका गांधी भी थी और कांग्रेस के सीनियर लीडर थे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दावा किया है कि 20 से 25 कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर के चैम्बर में घुसकर गाली गलौज की है। रिजिजू ने कहा कि इससे स्पीकर बहुत आहत हैं, मैंने उनसे बात की है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सांसदों ने चैम्बर में जाकर गाली गलौज की बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने दावा किया कि स्पीकर के चैम्बर में जब कांग्रेस के 20 से 25 सांसद घुसे तो मैं भी वहां गया और जो गाली गलौज स्पीकर के साथ की गई उसे तो मैं बता भी नहीं सकता। स्पीकर तो बहुत नरम आदमी है, नहीं तो वो और भी कठोर कदम उठा सकते थे। रिजिजू ने दावा किया कि जब स्पीकर से गाली गलौज की जा रही थी तब वहां पर वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी और कांग्रेस के सीनियर लीडर थे और वो भी उन्हें बढ़ावा दे रहे थे। स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नोटिस में खामियां बताई गईं, खामियों को ठीक करने को कहा, फिर शुरू होगी आगे की प्रक्रिया। बजट सत्र के दूसरे चरण में होगा फैसला। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी ओर से दिए गए नोटिस में खामियां बताई हैं। ये नोटिस उन्हें पद से हटाने की मांग से जुड़ा है। स्पीकर ने लोकसभा सचिवालय से कहा है कि इन खामियों को ठीक किया जाए और फिर संशोधित नोटिस पर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाए। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक विपक्षी सांसदों द्वारा किए गए नोटिस में कई तकनीकी गलतियां पाई गई। नोटिस में फरवरी 2025 की घटनाओं का 4 बार जिक्र किया गया था, जिसके आधार पर नियमों के तहत इसे खारिज भी किया जा सकता था। संशोधित नोटिस पर संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विचार किया जाएगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। वहीं बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी को शुरू हुआ था और 13 फरवरी को अवकाश पर जाएगा। सूत्रों के अनुसार जब तक विपक्ष का ये नोटिस निपटा नहीं जाता तब तक स्पीकर ओम बिरला लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करेंगे। इसे नैतिक आधार पर लिया गया फैसला बताया जा रहा है। लोकसभा में प्रश्नकाल में हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट। लोकसभा में बुधवार को प्रश्नकाल की कार्यवाही हुई, लेकिन इस दौरान विपक्ष के भारी हंगामे और नारेबाजी को देखने को मिली। विपक्षी सांसद कई मुद्दों पर सवाल उठाना चाहते थे, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे पीसी मोहन ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसके बाद विपक्षी सांसद नारे लगाते हुए सुनाई दिए, हमें न्याय चाहिए। लगातार विरोध के बाद विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। नरवणे की किताब पर दिल्ली पुलिस का पेंगुइन को नोटिस, पेंगुइन इंडिया से मांगा जवाब, अप्रकाशित किताब लीक होने की जांच तेज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस भेजा है। पुलिस ने ये नोटिस सोशल मीडिया पर किताब के कथित तौर पर बिना अनुमति प्रसार को लेकर जारी किया है। बताया जा रहा है कि जनरल नरवणे की आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के कुछ हिस्से किताब के आधिकारिक प्रकाशन से पहले ही डिजिटल रूप में फैल गए। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नोटिस के जरिए पेंगुइन इंडिया से कई सवाल पूछे गए हैं और उनसे विस्तृत जवाब मांगा गया है। वंदे मातरम को लेकर सरकार के नए नियम, अब जन गण मन से पहले गाया जाएगा वंदे मातरम। सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम को प्राथमिकता दी जाएगी। वंदे मातरम के सभी 6 छंद लागू। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी इन दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी आयोजनों, स्कूलों और अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन से पहले बजाया या गाया जाएगा। गृह मंत्रालय के अनुसार जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों एक साथ बजाए या गाए जाते हैं तो वंदे मातरम पहले पेश किया जाएगा। सभी उपस्थित व्यक्तियों को राष्ट्रगीत बजने या गाए जाने के दौरान सावधान मुद्रा में खड़े होना जरूरी होगा। हालांकि सिनेमा हॉल में फिल्म या न्यूज रील के दौरान वंदे मातरम बजने पर खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इससे दर्शकों को परेशानी हो सकती है और व्यवस्था बिगड़ सकती है। नए नियमों में वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को शामिल किया गया है, जिसमें 1937 में कांग्रेस द्वारा हटाए गए 4 छंद भी शामिल हैं। गीत की आधिकारिक अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड बताई गई है। अग्निवीरों की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को क्यों? राहुल गांधी ने पूछा सवाल। गृह मंत्रालय सीधे सवाल का जवाब देने से बचता रहा। राहुल के सवाल पर सरकार फिर फंसी। अग्निवीरों के भविष्य और करियर को लेकर सरकार के जवाब पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूछा कि अग्निवीरों की सेवा के बाद करियर की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की जगह गृह मंत्रालय को क्यों दी गई है। इस पर गृह मंत्रालय ने सीधे सवाल का जवाब देने से बचते हुए नियमों का हवाला दिया।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में कहा कि कैबिनेट सचिवालय के नियमों के अनुसार पूर्व अग्निवीरों के करियर से जुड़े समन्वय की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। गृह मंत्रालय के भीतर इसके लिए एक अलग विंग और सेल भी बनाई गई है जो पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास और निगरानी का काम करेगी। हालांकि राहुल गांधी ने यह भी जानना चाहा कि क्या गृह और रक्षा मंत्रालय के बीच तालमेल की समस्याओं का आकलन किया गया है और गृह मंत्रालय वास्तव में कौन कौन सी योजना चलाएगा। इस पर सरकार ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राहुल के सवाल को काफी सराहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब रक्षा मंत्रालय के भीतर पूर्व सैन्य कल्याण विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और सैन्य मामलों का विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स पहले से मौजूद हैं, तो फिर अग्निवीरों के करियर की आगे की व्यवस्था और प्रगति की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को क्यों दी गई है। ट्रंप बोले स्विट्जरलैंड पर बढ़ाया टैरिफ क्योंकि नेता का लहजा पसंद नहीं आया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने स्विट्जरलैंड पर टैरिफ 9% और बढ़ाने का आदेश दिया क्योंकि उन्हें एक स्विस नेता से हुई बातचीत का तरीका पसंद नहीं आया। ट्रंप ने कहा कि स्विस फेडरल काउंसिल की सदस्य कारेन केलर सुटर ने उनसे टैरिफ कम करने की अपील की थी, लेकिन उनका लहजा उन्हें आक्रामक और बार बार दोहराने वाला लगा। ट्रंप ने इंटरव्यू में उन्हें गलती से स्विट्जरलैंड की पीएम भी बता दिया। इस बयान के बाद ट्रंप की टैरिफ नीति और उनके बातचीत के अंदाज को लेकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा तेज हो गई है। भारत यूएस डील पर रूस ने जताई चिंता। डील से भारत रूस रिश्ते ना बिगड़े, बोला रूस। लोग बोले बयान ज्यादा उम्मीद जगाने वाला नहीं लग रहा। भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर रूस ने चिंता जताई है। रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत अमेरिका डील का नतीजा ऐसा ना हो कि भारत रूस रिश्तों को नुकसान पहुंचे। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत से रूसी तेल आयात कम करने जैसे बयानों के बाद भी रूस चाहता है कि भारत और रूस के पारंपरिक संबंध सुरक्षित रहें। रूस के उप विदेश मंत्री इस समय नई दिल्ली में ब्रिक्स शेरपा बैठक के लिए मौजूद हैं। उनका बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा था कि भारत की ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय होगी और उन्होंने ट्रंप के दावे का खंडन नहीं किया था। वहीं रूस ने संकेत दिया है कि वो भारत अमेरिका समझौते को भारत रूस रिश्तों के खिलाफ नहीं देखना चाहता, लेकिन साथ ही अपनी चिंता भी दर्ज कराई है। रूस के इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि उनका ये बयान ज्यादा उम्मीद जगाने वाला नहीं लग रहा। डिजिटल टैक्स खत्म, भारत की नीति आजादी खतरे में। अमेरिका डील से देसी स्टार्टअप्स को झटका, $500 अरब की खरीद, डिजिटल नुकसान भारी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत डिजिटल सेवाओं पर टैक्स को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने भविष्य में डिजिटल सर्विस टैक्स दोबारा न लगाने का संकेत दिया। इसके बदले भारत अगले 5 सालों में अमेरिका से करीब $500 अरब के सामान खरीदने पर सहमत हुआ है। बता दें, डिजिटल सर्विस टैक्स वो टैक्स था जो भारत गूगल, अमेजॉन, मेटा, नेटफ्लिक्स जैसी विदेशी डिजिटल कंपनियों से वसूलता था, क्योंकि ये भारत में कमाती हैं लेकिन मुनाफा बाहर ले जाती हैं। कंपनियां कहती हैं कि हमारा दफ्तर भारत में नहीं है, इसलिए टैक्स नहीं देंगे। तब सरकार डिजिटल टैक्स लगाती है ताकि देश को राजस्व मिले, देसी कंपनियों को बराबरी का मौका मिले। अब भारत ने ऑनलाइन विज्ञापन पर टैक्स हटाया, ई कॉमर्स पर लगने वाले टैक्स भी खत्म कर दिया। इसका खतरा माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे भारत की नीति बनाने की आजादी घट सकती है। इसे ही कहते हैं सॉवरेन पॉलिसी। इस पे सिमटना मतलब भविष्य में भारत खुद तय नहीं कर पाएगा कि डिजिटल कंपनियों पर टैक्स लगाना है या नहीं। अगर कल डिजिटल कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाएं या डेटा का गलत इस्तेमाल हो तो भारत के हाथ पंदे हो सकते हैं और इससे विदेशी कंपनियों को फायदा और देसी कंपनियों को नुकसान हो सकता है और देसी स्टार्टअप्स पिछड़ सकते हैं। भारत का डिजिटल इकोसिस्टम कमजोर हो सकता है और सरकार की कमाई भी घटेगी, क्योंकि डिजिटल टैक्स से सरकार को हजारों करोड़ रुपए मिलते थे। अब टैक्स नहीं होगा तो सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कम पैसा बचेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के साथ एक तरफा प्रतिबद्धता भविष्य के व्यापार समझौतों में भारत की स्थिति को कमजोर कर सकती है। भारत यूएस ट्रेड डील फैक्ट शीट से अब डालेगा ऐप। पहले लिखा था भारत दालों पर भी कम करेगा टैरिफ, ट्रेड डील फैक्ट शीट में बड़ा संशोधन। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर ट्रंप प्रशासन ने अपनी फैक्ट शीट में बड़ा बदलाव किया है। व्हाइट हाउस ने अब उस दावे को हटा दिया है जिसमें कहा गया था कि भारत कुछ दालों पर आयात शुल्क हटाएगा। पहले जारी फैक्ट शीट में लिखा था कि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों जिनमें कुछ दालें, रेड ज्वार,
ड्राई फ्रूट्स, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स शामिल हैं, पर टैरिफ कम या खत्म करेगा। लेकिन संशोधित दस्तावेज में दालों का जिक्र पूरी तरह हटा दिया गया है। यह बदलाव भारत के लिए अहम माना जा रहा है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता भी है। किसानों के हितों को देखते हुए भारत ने दालों के आयात पर ऊंचे टैरिफ लगाए हुए हैं। इसके साथ ही 500 अरब डॉलर की खरीद को लेकर भी भाषा बदली गई है। अब प्रतिबद्धता की जगह इरादा शब्द इस्तेमाल किया गया। ट्रंप ने फिर किया भारत पाक युद्ध रुकवाने का दावा। बोले टैरिफ की धमकी से 8 युद्ध सुलझाए। दावा किया दोनों तरफ से 10 विमान गिराए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, जो उनके मुताबिक न्यूक्लियर जंग में बदल सकता था। फॉक्स बिजनेस को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दुनिया में 8 युद्ध सुलझाए, जिनमें से कम 6 युद्ध टैरिफ की धमकी देकर रोके गए। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने देशों से कहा कि अगर आप युद्ध नहीं रोकेंगे तो मैं आप पर टैरिफ लगाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि लोग मारे जाएं। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच हालात बेहद गंभीर थे। उनका दावा है कि दोनों तरफ से 10 विमान गिराए गए। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। यह टकराव परमाणु युद्ध में बदल सकता था। ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के पीएम ने उनसे कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कम से कम 1 करोड़ लोगों की जान बचाई। ट्रंप का कहना है कि अगर उन्होंने टैरिफ की धमकी ना दी होती तो युद्ध नहीं रुकता। भारत अमेरिका डील के खिलाफ किसानों का ऐलान। 12 फरवरी को देश भर में विरोध प्रदर्शन। टिकैत बोले किसानों का भरोसा खो चुकी है सरकार। भारतीय किसान यूनियन ने भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। संगठन ने कहा कि सभी गांवों में पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के पुतले जलाए जाएंगे। दिल्ली में मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों का भरोसा खो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ हुए व्यापार समझौते किसानों के लिए दूरगामी और नुकसानदेह असर डालेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के हालिया फैसले जैसे सीड्स बिल और बिजली संशोधन विधेयक सीधे तौर पर किसानों के खिलाफ हैं। बीकेयू नेता ने यह भी ऐलान किया कि किसान संगठन 12 फरवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई देशव्यापी आम हड़ताल का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान और मजदूर एकजुट होकर इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष करेंगे। ओडिशा में दलित महिला की नियुक्ति पर आंगनबाड़ी का बहिष्कार। गांव वालों ने आंगनबाड़ी में बच्चों को भेजना बंद कर दिया। दलित महिला बोली, मैं काफी गरीब परिवार से काफी संघर्ष से मिली नौकरी। ओडिशा के केंद्रापड़ा जिले में एक आंगनबाड़ी केंद्र पिछले करीब 3 महीनों से बंद पड़ा है। वजह है वहां पर दलित महिला की नियुक्ति और गाँव का विरोध। गाँव वालों ने आंगनबाड़ी में बच्चों को भेजना बंद कर दिया क्योंकि वहाँ दलित महिला शर्मिष्ठा सेठी की नियुक्ति हेल्पर कम कुक के तौर पर हुई है। शर्मिष्ठा सेठी का कहना है कि उनकी नियुक्ति के बाद गाँव में जातिगत भेदभाव खुलकर सामने आ गया। लोग न सिर्फ बच्चों को आंगनबाड़ी भेज रहे हैं बल्कि मुफ्त मिलने वाला राशन और अंडे भी नहीं ले रहे। उन्होंने कहा वो बहुत गरीब परिवार से हैं और ये नौकरी उन्हें काफी संघर्ष के बाद मिली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मुताबिक केंद्र में 20 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन फिलहाल एक भी बच्चा नहीं आ रहा है। जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों की एक टीम भेजी है जो हालात का जायजा ले रही है और समाधान तलाशने की कोशिश कर रही है। प्रशासन का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई और पोषण प्रभावित न हो, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि हर संभव कदम में दलित महिला को हटाने का फैसला न लिया जाए। कनाडा में गोलीबारी की घटना, कम से कम 9 लोगों की मौत। पश्चिमी कनाडा में हुई शूटिंग की घटना में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। रॉयल कैनेडियन पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तरी पूर्वी ब्रिटिश कोलंबिया के टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में 6 लोगों की लाश मिली है। वहीं एक अन्य व्यक्ति की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हुई। पुलिस ने कहा कि एक अन्य स्थान पर 2 लोगों के शव मिले हैं। पुलिस का मानना है ये भी उसी घटना से जुड़े हुए हैं। वहीं लगभग 25 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक एक और व्यक्ति की लाश मिली जिसके बारे में माना जा रहा है वो शूटर था। बांग्लादेश में कल चुनाव और जनमत संग्रह एक साथ। बांग्लादेश का भविष्य कल यानी 12 फरवरी को तय होने वाला है, जब देश में पहली बार संसदीय चुनाव के साथ साथ एक संवैधानिक जनमत संग्रह होने जा रहा है। यह ऐतिहासिक वोट जुलाई नेशनल चार्टर को अपनाने पर हाँ या ना पर भी होगा, लेकिन बांग्लादेश के तमाम मतदाता इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। पिछले साल छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों ने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका था और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार सत्ता में आई। अब ये अंतरिम सरकार जुलाई नेशनल चार्टर के माध्यम से संविधान में बड़े बदलाव लाना चाहती है, जिसमें 84 सुधार प्रस्ताव शामिल हैं, जिनमें से 47 संवैधानिक संशोधन और बाकी कानून या कार्यकारी आदेश हैं। बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदू कारोबारी की हत्या, दुकान के अंदर धारदार हथियार से कत्ल।
बांग्लादेश में चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर फिर चिंता बढ़ गई है। मायमनसिंह जिले में एक हिंदू कारोबारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 62 वर्षीय सुशील चंद्र सरकार को सोमवार देर रात त्रिशाल उपजिला के बोगार बाजार में उनकी ही दुकान के अंदर धारदार हथियार से काट कर मार डाला गया। सुशील चंद्र सरकार साउथ कांडा गांव के रहने वाले थे और भाई भाई एंटरप्राइजेज नाम से कारोबार करते थे। ये घटना ऐसे समय हुई जब बांग्लादेश में कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं। इस हत्या के बाद एक बार फिर देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक हमलावरों और हत्या की वजह को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.